जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो स्टैटिक जीके जीएस का छठवां पार्ट है। इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते होंगे, आपने इस तरह क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे एकदम कहानी की तरह। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त का जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों की लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। सबसे पहले हमने आपके सामने पहला क्वेश्चन लाया है। देखिए क्या कह रहा है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। आपसे कभी भी पूछ देगा कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो साल 1448 ईस्वी में। साल 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कहां करवाया था इसका निर्माण, तो चित्तौड़ में। चित्तौड़ याद रखिएगा, चित्तौड़ में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अच्छा, इस विजय स्तंभ को दोस्तों क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और ये जो है विजय स्तंभ जो है यह जीत का प्रतीक है, ठीक है। और साथ ही साथ कीर्ति स्तंभ के बाद इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विष्णु स्तंभ। अच्छा, विष्णु स्तंभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो राणा कुंभा ने। कब करवाया, तो 1448 ईस्वी में। कहां करवाया विजय स्तंभ का निर्माण, तो चित्तौड़गढ़ में करवाया। विजय स्तंभ क्या है, तो जीत का प्रतीक है दोस्तों, और इसको कीर्ति स्तंभ और विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विष्णु स्तंभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको, भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन एक बात और दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था। आपसे किसी भी एग्जाम में यदि पूछ देगा कि स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इसी ने जो है स्वेज नहर का निर्माण करवाया था। अच्छा, कब करवाया था, इसका 3 जो है इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा हमेशा। पहला नंबर है कि निर्माण शुरू कब हुआ था। निर्माण इसका शुरू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ। अच्छा, कब बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार कब हो गया, बनकर तैयार हो गया तो ठीक 10 साल बाद 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। साथ ही साथ यातायात के लिए शुरू भी कर दिया गया। यातायात के लिए शुरू भी कर दिया गया इसको 1859 ईस्वी में। और एक डेट है इसका, याद रखिएगा, क्या, राष्ट्रीयकरण। इसका राष्ट्रीयकरण कब कराया गया, तो साल 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कराया गया। अच्छा, राष्ट्रीयकरण किसने करवाया था, तो वो भी याद रखिएगा, अब्दुल नासिर जो थे, कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही इसका मतलब कि राष्ट्रीयकरण करवाया था। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर और पूछ देगा कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है। किस देश में है, तो मिस्र याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि सबसे बड़ी नहर। अगर पूछ देगा कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर, तो याद रखिएगा ग्रांड
ग्रांड नहर कहां पड़ता है? चाइना में। ठीक है, ग्रांड नहर जो है सबसे लंबी नहर हो गया, चाइना में पड़ता है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन बनता है कि एशिया 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 तथा अफ्रीका एशिया तथा अफ्रीका को अलग करने वाली नहर तो कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर। ठीक है, एशिया तथा अफ्रीका को अलग करने वाली नहर कौन सी हो गया? तो स्वेज नहर। एक और क्वेश्चन बनता है कि लाल सागर तथा भूमध्य सागर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर तो कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर याद रखिएगा दोस्तों। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया आपसे कि स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था। कब करवाया था? यानी कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में। लेकिन निर्माण शुरू कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। 10 साल बाद 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया, यानी कि स्वेज नहर का निर्माण हुआ और यातायात के लिए भी शुरू कर दिया गया ठीक इसी साल, यानी कि साल 1869 ईस्वी में। लेकिन स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो साल 1956 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने करवाया? तो अब्दुल नासिर, जो मिस्र का राष्ट्रपति था। अब पूछ दिया क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर याद रखिएगा। स्वेज नहर कहां पड़ता है? तो मिस्र में पड़ता है। विश्व की सबसे लंबी नहर पूछ देगा तो ग्रांड नहर, जो कि चीन में पड़ता है। ठीक है, कह देगा एशिया तथा अफ्रीका को अलग करने वाली नहर तो स्वेज नहर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर तो स्वेज नहर। इस तरह से एक क्वेश्चन से डिटेल में कई क्वेश्चन आप दोस्तों याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जब आप बेसिक कंसेप्ट से इस तरह को समझेंगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यदि आपसे पूछ देगा कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 15। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक अस्थायी सदस्य होता है और एक होता है अस्थायी। ठीक है, अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या इसमें क्या है? 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन अस्थायी सदस्यों में कौन कौन से देश शामिल है? तो 5 है, याद रखिएगा। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। ये जो 5 देश हैं, ये 5 बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। और जिसे कहा जाता है क्या? 5 अस्थायी सदस्य कहा था। ठीक है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसे 2 वर्षों के लिए महासभा चुनती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्य अंग है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, यह जो है कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। कार्यपालिका के रूप में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका के रूप में कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अब सुरक्षा परिषद एक और क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद को। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 होती है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। जो कौन कौन सदस्य हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है, जिनका चुनाव जो है 2 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। कार्यपालिका कौन सा है संयुक्त राष्ट्र संघ का?
तो सुरक्षा परिषद। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, सब एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कभी भी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा कांगो नदी, कांगो नदी या जायरे नदी, जायरे नदी। कांगो नदी या जायरे नदी जो है, दोनों नदियां भूमध्य रेखा को 2 बार कटती है। और ये किस देश में पड़ती है? अफ्रीका, अफ्रीका में यह जो है कांगो नदी और जायरे नदी पड़ती है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा के किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली, काटने वाली नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी? तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस देश में पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका देश में पड़ता है लिम्पोपो नदी। ये तो हो गया मकर रेखा। एक और पूछता है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा माही नदी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और माही नदी कहां है? तो हमारे भारत देश में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी या जायरे नदी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं, या दोनों ऑप्शन दिया रहेगा कि दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों ही आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है जी? 2 बार काटने वाली नदी तो लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी जो कि हमारे भारत देश में पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा कृषि। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ठीक है, इनकी सभ्यता क्या थी? इनकी सभ्यता क्या थी? आर्यों का सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। आर्यों का सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। और यही नहीं, वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो हो गया। और एक क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का भाषा क्या था? आर्यों का भाषा क्या था? तो भाषा इनका जो है संस्कृत था। आर्यों का भाषा क्या था? संस्कृत था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम आर्य कहां बसे थे? आर्य कहां बसे थे भारत में? तो याद रखिएगा पंजाब, पंजाब एवं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब एवं अफगानिस्तान में भारत में सबसे पहले आर्य आके बसे थे। हालांकि अफगानिस्तान पहले भारत का ही सब भाग्य था, इसलिए ये सब बसे थे यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहां बताया था? पता है आपको? मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान मैक्स मूलर ने बताया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास कहां बताया था? आर्यों का निवास कहां बताया था? तो याद रखिएगा आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र या
आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, आर्यों की सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों का भाषा क्या था, संस्कृत थी। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहां आकर बसे थे, सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ठीक है, मैक्स मूलर ने क्वेश्चन पूछता है कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया, तो मैक्स मूलर ने बताया। ठीक है, क्वेश्चन एक और पूछता है कि आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव किसने बताया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में जरूर आता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत का इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहां स्थित है। देखिए ये इंदिरा पॉइंट और इंदिरा बिंदु दोनों एक ही चीज है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इंदिरा पॉइंट पूछ दे या इंदिरा बिंदु पूछ दे, दोनों एक ही चीज है। तो इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहां स्थित है, तो याद रखिएगा निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में जो भारत का इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु है। और इसको जो दोस्तों क्या कहते हैं पता है, भारत का सबसे दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, ये तो हो गया दक्षिणी बिंदु। अब पूछ देगा यदि सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु यदि पूछ देगा तो उत्तरी बिंदु कौन सा होगा पता है आपको, तो हो जाएगा इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल को जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहते हैं दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन बनेगा पता है क्या, ये तो हो गया उत्तरी बिंदु। अब पूछ देगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु या पॉइंट भी पूछ सकता है कि पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो याद रखिएगा किबुतु। क्या, तो किबुतु। किबुतु जो है भारत का सबसे जो है पूर्वी बिंदु है और ये कहां पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सबसे पूर्वी बिंदु। अब सबसे पश्चिमी बिंदु कह देगा, यदि पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु यदि पूछ देगा आपसे कि सबसे पश्चिमी बिंदु या पॉइंट कौन सा है, तो याद रखिएगा सर क्रिक, सर क्रिक, सर क्रिक। और यह कहां पड़ता है, तो गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, कुछ और पॉइंट है बिंदु जो कि याद रखना है आपको, क्या है, कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट या बिंदु कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा मुंबई में, मुंबई में पड़ता है। अब देखिए एक और बनता है क्या कि पॉइंट, पॉइंट कालीमेर, पॉइंट कालीमेर। अच्छा पॉइंट कालीमेर कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में जो है पॉइंट कालीमेर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, एक और है क्या कि पॉइंट, पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, ये कहां पड़ता है, तो जाफना में, जाफना, जाफना में पड़ता है। और जाफना कहां है, तो श्रीलंका के पास है, श्रीलंका के पास है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया आपको कि कह देगा कि भारत का इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कौल कहां स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब पूछ देगा क्या क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है, तो निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब पूछ देगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कौल। अच्छा इंदिरा कौल कहां पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इंदिरा कौल दक्षिणी बिंदु, देखिए सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि कौल लगा दिया इंदिरा कौल तो जम्मू कश्मीर, और इंदिरा पॉइंट लगा दिया तो सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि निकोबार द्वीप समूह में। और देखिए सबसे पूर्वी बिंदु पूछ देगा तो किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ देगा सर क्रिक गुजरात में, कोलाबा पॉइंट पूछ देगा कहां है, तो मुंबई में, पॉइंट कालीमेर पूछ देगा कहां है, तो तमिलनाडु में, पॉइंट पेड्रो पूछ देगा यदि कहां है, तो जाफना श्रीलंका के पास। इस तरह से एक क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन दोस्तों याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। यदि पूछ देगा कि 1857 के विद्रोह या क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखिएगा मेरठ से, मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है। अच्छा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत का कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। देखिए क्या हुआ था कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस, क्या था? ब्राउन बैस, पुरानी बंदूक ब्राउन बैस की जगह पर एक नया राइफल आया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड राइफल आया। क्या हुआ कि पुराना बंदूक की जगह ब्राउन ब्रश की जगह एनफील्ड राइफल आया, जिसको क्या था कि मुंह से खोलना पड़ता था। जब कारतूस भरा जाता था इसमें राइफल में, तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और उस कारतूस में जो है गाय एवं सुअर का चर्बी मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? चर्बी मिला हुआ था। इसी कारण से मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से जो है विद्रोह कर देते हैं और कई अंग्रेजों को उन्होंने मार डाला, जिसकी वजह से उन्हें जो है 29 मार्च को तो विद्रोह किया था, लेकिन 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दिया गया। अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। तो और क्वेश्चन पूछता है, देखिए दोस्तों, कि 1800 क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। और एक क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टन। ठीक है, पारमस्टन जो है 1857 की क्रांति का प्रधानमंत्री था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि नारा क्या दिया था? मंगल पांडे ने नारा क्या दिया था? तो याद रखिए मारो फिरंगी को। और एक नारा दिया था हल्ला बोल। ठीक है। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। 1857 के विद्रोह की यदि शुरुआत पूछेगा तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। लेकिन अगर पूछ देगा आपसे मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां से की थी, तो याद रखिएगा मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से 1857 के क्रांति की शुरुआत की थी। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि पूछ देगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो 10 मई 1857 को। लेकिन मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। बैरकपुर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा। तो देखिए क्या हो गया कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। क्या हुआ था कि 1856 ईस्वी में पुराना जो बंदूक था अंग्रेजों का ब्राउन ब्रेस, उसको हटा के उसके जगह पे एनफील्ड राइफल लाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पुराना बंदूक था? तो ब्राउन ब्रेस। और कौन सा नया राइफल आया जिसके बाद 1857 का क्रांति हुआ? तो एनफील्ड राइफल। याद रखिएगा दोस्तों, गाय एवं सुअर का चर्बी मिला हुआ था उस कारतूस में, जिसको भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे ने 2 प्रमुख नारा दिया था, मारो फिरंगी को और हल्ला बोल। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। 1857 के समय, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। याद रखिएगा, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, सब एग्जाम में जरूर आता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है
मनुष्य पहली बार चांद पर कब उतरा था? यदि पूछ देगा आपसे कि पहली बार मनुष्य चांद पर कब उतरा था, तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में मनुष्य पहली बार चांद पर उतरा था। और किस देश का मिशन था? तो अमेरिका का। अमेरिका का मिशन था। क्या था उसका नाम? अपोलो 11। इसको कहीं कहीं आपको अपोलो द्वितीय भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या था? अमेरिका का एक मिशन था। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल थे, यानी कौन दो लोग गए थे? तो दो लोग गए थे। कौन थे? एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा थे, पता है कौन? एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। दो व्यक्ति थे। अब क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो गया पहला व्यक्ति। और फिर पूछता है कि दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति, चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, तो यही थे। कौन? एडविन एल्ड्रिन, ठीक है दोस्तों, एडविन एल्ड्रिन थे। अब देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। पूछेगा कि मनुष्य पहली बार चांद पर कब उतरा? तो साल 1969 ईस्वी में। कौन से मिशन से गया था? तो अपोलो 11 मिशन से, जो कि अमेरिका का था। अपोलो 11 मिशन से कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। पहली बार चंद्रमा की धरती पर कौन उतरा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति उतरने वाला कौन था? तो एडविन एल्ड्रिन। ये दोनों किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। और क्वेश्चन पूछता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस यान के द्वारा, यानी किस मिशन के द्वारा चंद्रमा की धरती पर उतरा था? तो अपोलो 11। याद रखिए दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहां थी? यदि आपसे पूछ देगा कभी भी किसी भी एग्जाम में कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहां थी, तो याद रखिएगा कोलकाता। पहले राजधानी कोलकाता था और बाद में दिल्ली कर दिया गया। क्या हुआ था कि साल 1911 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम जो है भारत आता है, ठीक है। भारत आता है। और भारत में कहां आता है? दिल्ली आता है। और यहां पे उसका क्या होता है? भव्य स्वागत होता है। ठीक है, भारत में भव्य स्वागत उसका होता है। और ठीक इसी समय यह घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? कि भारत की अगली राजधानी जो होगी कोलकाता से हटा करके भारत की राजधानी कहां होगी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी होगी। तो घोषणा कब होगी? देखिए, घोषणा हुआ कब? 1911 ईस्वी में। घोषणा कब हुआ? 1911 ईस्वी में। लेकिन राजधानी बना कब? तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत का राजधानी बना। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहां थी? कोलकाता में। क्या हुआ था? 1911 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत में दिल्ली आया और उसका भव्य स्वागत हुआ। तो घोषणा करता है कि भारत की राजधानी कोलकाता नहीं, अब दिल्ली होगी। तो घोषणा कब हुई? देखिए घोषणा कब होता है? 1911 ईस्वी में घोषणा होता है कि दिल्ली राजधानी बनेगा 1911 ईस्वी में। लेकिन दिल्ली राजधानी कब बना? 1912 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन बनता है कि उस समय वायसराय कौन था? पहले गवर्नर जनरल होता था, लेकिन बाद में वायसराय हुआ। तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है उस समय भारत का वायसराय था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है? यदि आपसे पूछ देगा गीतांजलि किसकी रचना है, या ऐसा भी पूछ सकता है गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, या गीतांजलि किसने लिखा है, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा हुआ है। और इसी के लिए इन्हें जो है
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बनता है क्या पता है? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था? तो साल 1913 ईस्वी में। किस लिए मिला था? तो साहित्य के लिए मिला था। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, ठीक है दोस्तों, गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां पर दिख रहा है कि क्वेश्चन केवल मैंने आपको 10 बताया, लेकिन आपको 50 से भी अधिक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा है दोस्तों, आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन दूसरा है, 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? और क्वेश्चन तीसरा है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करें, और यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों वो भी कमेंट जरूर करें। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।